हमारा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको वो सारे विषयों पे अपने एपिसोड बना बना कर दिखाएं जो कहीं ना कहीं हमारे समाज या सामाजिक गतिविधियों के साथ संबंध रखते हैं। पिछले दिनों जैसे हमने आपको अपने शहर जीरकपुर का, ट्राई सिटी का बरसात का हालात दिखाए, फिर हमने एक आपको कालका के रहने वाले पावा जी से मिलवाया था जिन्होंने पता नहीं अनगिनत कितनी ऐसी लाशों को मुखाग्नि दी और उनका अंतिम क्रियाक्रम किया जिनको वो जानते भी नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे विरले लोग हैं जो हमारे समाज में हैं, जो अपने लिए तो काम दुनिया करती है लेकिन वो जो काम करते हैं वो समाज के लिए करते हैं। मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करता हूं। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि एक नॉर्मल इंसान है वो जिंदगी में बहुत तरक्की करता है, लेकिन आज जिस पर्सनैलिटी से मैं आपको मिलवाना चाहूंगा दोस्तों, वो पर्सनैलिटी ऐसी है जो खुद स्पेशली एबल्ड होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत से नॉर्मल लोगों की हेल्प करी। उन्होंने वो काम किए जो शायद हम एक नॉर्मल इंसान भी नहीं करते और या करने के लिए हम हिम्मत नहीं जुटा पाते। बहुत से जिंदगी के उतार चढ़ाव और जिंदगी के खट्टे मीठे पलों को जीते हुए उन्होंने आज एक ऐसा मुकाम हासिल किया है कि हमारे लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत है। उनके इन सब कार्यों को देखते हुए उनको यूनाइटेड नेशन ने अवार्ड से सम्मानित किया और हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हम आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ आज मिलवाने जा रहे हैं जो अपनी स्पेशली एबल को लोग नॉर्मली अपनी ढाल बनाकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी स्पेशल डिसेबिलिटी या स्पेशल एबिलिटी जिसको हम कहेंगे उसको अपनी ढाल नहीं बनाया, उन्होंने उसको अपना एक एसेट बनाया और उस चीजों के बावजूद भी वो मकाम हासिल किया जो शायद हम नॉर्मली लोग नहीं कर पाते। तो आइए आज की शख्सियत से हम मिलवाते हैं जो हमारे साथ अभी मौजूद हैं। तो अगली आवाज सुनेंगे आप उनकी। तो दोस्तों, आज की हमारी पर्सनैलिटी है रमनीत एस मुखर्जी। नमस्कार। नमस्कार रमनीत जी, पहला क्वेश्चन बड़ा सीधा सा, आप शक्लो सूरत से कहीं भी देखने से बंगाली नहीं लगती, तो ये मुखर्जी का पहले राज बताइए। जी, पंजाबी हूँ, हार्डकोर चंडीगढ़िया, और मेरे जो हस्बैंड है वो एक बंगाली हैं। तो बस उसी बात से, जैसे आजकल हमारे समाज में होता है कि पति का सरनेम लग जाता है, वैसे ही मेरे आगे लग गया। लेकिन मैं बचपन से ही क्या, मैं दिल से तो प्रॉपर पूरी हिंदुस्तानी हूँ, तो अब एक नेशनल इंटीग्रेटेड वाइफ, टू बी ऑनेस्ट। तो अगर हम इस बात को, जैसे आपने कहा कि आप हार्डकोर चंडीगढ़ में, ये हमारे लिए बड़ी सरप्राइज की बात है कि हमने जब आपका प्रोफाइल हमारे पास आया था तो हमें ये लगा था कि शायद बंगाल से कोई लेडी है जो वहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ करते हुए हमारे शहर में पहुँच गई हैं, तो हमें उनसे बात करने का मौका मिलेगा। तो पहले तो फिर ये बताइए कि आपका चंडीगढ़ कनेक्शन है क्या? जी, यहीं पली बड़ी हूँ, यहीं का एजुकेशन सिस्टम है। फादर साहब यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही अच्छे ओहदे से सेनेट मेंबर रह चुके हैं, चेयरमैन रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के। मदर यहीं थी और एजुकेशन हमारी यहीं के स्कूलों में, यहीं पे खेले पले बड़े सब कुछ यहीं पे है। कॉलेज यहीं से है। GCG 11 में पढ़ाई करी, वहीं से NCC करी। पोस्ट ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से करी। और यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट सेंटर या गांधी भवन को आज बच्चे किसी और ढंग से थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं, अबाउट देयर हैंगआउट्स एंड ऑल, तो वो हमारे लिए सुबह की वॉक के एरियाज होते थे क्योंकि यूनिवर्सिटी में ही रहते थे। ओके, तो आपका जो बचपन है वो यूनिवर्सिटी की फिजाओं में ही बीता? हाँ जी। तो स्कूलिंग आपकी कहाँ से बना? स्कूलिंग मेरा एक जो शुरुआती है जिसको बोलते हैं नींव जो है वो DAV मॉडल स्कूल सेक्टर 15, हर इंसान जानता है उसके बारे में। हमारी प्रिंसिपल होती थी मैडम थरेजा, तो उन्होंने मेरी ज़िंदगी की शुरुआती जो एक साल है उसमें थोड़ा सा हमें तोड़ फोड़ के हमें ठीक किया। फिर उसके बाद 8 से लेके जो 10th क्लास है वो मैंने 10th में करी, और उसके बाद जो अपना 11th 12th वो हमने 18 मॉडल से करा। देन ग्रेजुएशन वाला जो पार्ट है, देन आई मूव टू GCG 11, तो वहाँ काफ़ी ब्लेस्ड है, मुझे कॉलेज कलर मिला मैडम किरण बेदी की तरफ से। देन आई गॉट बेस्ट हिंदी पॉप सिंगर अवार्ड इन चंडीगढ़ कहानी वाले। फिर NCC मतलब एक समाज सेवा का शुरू से बहुत रहा। कॉलेज डेज से, स्कूल डेज से हमेशा रहता था कि ज़िंदगी का एक पर्पस क्या है। NCC का भूत बहुत चढ़ा हुआ था, तो NCC में B और C सर्टिफिकेट में मैंने टॉप किया एंड ऑल ओवर चंडीगढ़। और सबसे जो मेरे लिए बहुत ही मेरे दिल के करीब जो मेरी एक चीज़ है वो ये है कि 14 लड़कों में मैं अकेली लड़की चंडीगढ़ से नॉमिनेट हुई थी SSB कोचिंग कैंप के लिए। क्या बात है।
तो हम ओवरऑल अगर बात करें तो मैं इस चीज़ को इस तरह से लेना चाहूँगा कि आपकी जो पर्सनैलिटी में जो थोड़ा सा रुआब या जो धाकड़पन नजर आता है वो शायद एनसीसी की कहीं ना कहीं फाउंडेशन। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, हमने एक चीज़ और भी सुनी है कि आपने चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक बार इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। हाँ जी, हमारे कुछ मित्र थे जिनको ये लगता था कि भी चंडीगढ़ को एक समाज सेविका की जरूरत है, एजुकेटेड किसी प्रोफेशन की जरूरत है। तो उस टाइम पे 2019 के इलेक्शन लड़े और परमात्मा ने इतना आशीर्वाद बनाए रखा कि उन इलेक्शन में सबसे पहला नामांकन मेरा था। बाकी हाँ, ये ज़रूर है कि भी इलेक्शंस तो एक बहाना होते हैं कि भी आप समाज के लिए कुछ कर सकें, और जहाँ पे आप एक समाज सेवी के तौर पे, वहाँ एक राजनीतिज्ञ के तौर पे आप आ सकें। लेकिन राजनीति शायद सबके बस का नहीं है, और जो माहौल है इस टाइम हमारे चारों तरफ, तो मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, अगर आप राजनीति में नहीं भी आए तब भी अगर आपने अपने समाज के लिए, मोहल्ले के लिए, पड़ोसियों के लिए कुछ करना, आप तब भी करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए कोई कुर्सी हो, कोई पोजीशन हो, या किसी एक लेवल पे आप हो। तो मैम, जिंदगी का जो आप ये कह सकते हैं जो गोल्डन पीरियड था वो आपने हमारे शहर चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल में बिताया। तो आप मूव कब हुई इस शहर से बाहर, कब गई? देखिए, हमारी बड़ी एक कहते हैं ना कट्टर हिंदू ब्राह्मण फैमिली थी। तो हम बात कर रहे हैं 2000 की। तो उस समय में और आज के समय में लड़कियों को जितने हक हैं, जितने राइट्स हैं, जितनी चीजें हैं, वो तब नहीं था। तो और कहीं ना कहीं फैमिली के लिए आप ज्यादा सोचते थे, है ना। तो इट यूज टू बी कि भी नहीं यार, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ने कहा कि नहीं भी बच्चे की अब शादी हो जानी चाहिए तो कर दो। तो इधर एनसी से कॉल लेटर पड़ा था और उधर शादी का हुआ, प्रस्ताव आया और शादी हो गई। तो मतलब करियर और शादी में से एक चीज चुनी? शादी चुनी, आपने पेरेंट्स की शादी चुनी, क्योंकि हाँ जी। तो मैम, अगर हम थोड़ा सा इसको आगे लेके जाएं, जब आप प्रोफेशनली फील्ड में आए, जो आपके साथ ये दुर्घटना घटी, ये कब का हादसा? ये जी जनवरी 2000 में मेरी शादी हुई और सितंबर 2000 में ही कार एक्सीडेंट हुआ, काफी फेटल, जिसमें एक सेलो कार ने मेरी गाड़ी को हिट किया। ड्राइवर ड्राइव कर रहा था और उस जमाने में ये हाईवेज नहीं होते थे। थैंकफुल टू ऑल द गवर्नमेंट्स जो पहले थी या जो अब हैं, कुछ भी हो, हाईवेज बन गए हैं बढ़िया। तो उस टाइम हाईवे नहीं थे। तो वो एक कार आ रही थी और मेरी गाड़ी जयपुर वापस जा रही थी नोएडा से गुड़गांव। 32 माइलस्टोन पे कार एक्सीडेंट हुआ और उसमें काफी ज्यादा मतलब लेग पे, बाजू पे, फेस पे कांच वगैरह हो गया। बट ये है कि विद टाइम हमने वो चीज काइंड ऑफ इम्प्रोवाइज कर ली। तो मैम, जो आप ये बात कर रहे हैं, जो एक सीवियर एक्सीडेंट हुआ, उसमें कहीं ना कहीं आपको फिजिकली तो डैमेज किया था, कहीं ना कहीं, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जब वाइफ के साथ कुछ हो जाता है तो नॉर्मली जो ससुराल का पक्ष है या कई बार हस्बैंड्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को उसकी एक बहुत बड़ी कमी के तौर पे ले लेते हैं। तो फैमिली में कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्बेंस होनी शुरू हो जाती है। आपके साथ तो ऐसा कुछ? जी, क्योंकि आज आपके इस चैनल के माध्यम से मैं हर उस फीमेल को, चाहे वो अनमैरिड लड़की है, चाहे मैरिड है, चाहे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी बेटियां हैं, उनको ये बताना चाहूंगी कि भी लाइफ में हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। और ये अब तो बहुत 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 बेहतर हालात है, पेरेंट्स बेटियों को बहुत उस ढंग से करते हैं। बट जब हमारा जो माहौल था, हमारी शादी की बात करें सन 2000 की, आज से 20-22 साल पहले की, एक्सीडेंट हुआ। मैं मतलब जो मेरे डॉक्टर्स थे, डॉक्टर अशोक आनंद, जिन्होंने मेरा बाजू बचाया, गुड़गांव में है, आनंद हॉस्पिटल है उनका। आज भी वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि उनकी वाइफ भी चंडीगढ़ से है। तो मैं मतलब इसलिए उनका नाम लेना चाहूंगी कि भी 2 डॉक्टर्स ने मेरा हाथ काटने की बात करी थी एंड उन्होंने उस कहते हैं ना कम टेक्नोलॉजी के बावजूद मेरा हाथ सेव किया और जो भी डैमेज था उन्होंने कोशिश करी जितना कम इम्पैक्ट हो। तो मुझे याद है उन्होंने सबसे पहले पूछा था कि भी तुम्हारे हस्बैंड का क्या रिएक्शन है, ठीक है, इन-लॉज का क्या रिएक्शन है, मुझे ठीक, उनका वो ना हो। तब मुझे पढ़ के नहीं इन-लॉज का रिएक्शन मैटर करता है। फिर पता नहीं जी जो भी था क्या था, बट उसके बाद आई रिमेन्ड अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। बिटिया मेरी आई सितंबर 2002 में। हाँ जी, सितंबर 2000 में हुआ। उससे पहले इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली पहला एक मिसकैरेज हुआ, क्योंकि एक वो हमारी मेंटालिटी लड़कियों की बनाई जाती है, पति खुश है तो सब ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं है उस ढंग से। बट नहीं, वो सब चीज़ें बदल गई और मैंने बहुत कोशिश करी कि भी पेरेंट्स के पास कोई, क्योंकि मैं अकेली सिस्टर थी, 30 भाई होंगे, मतलब हमारा जो क्लैन है, मामे मासी चाचे ताए वो लड़के लड़के हैं। तो मुझे था कि भी यार
उन ब्रदर्स के लिए बड़ा एक ट्रबलसम हो जाता है कि इकलौती सिस्टर और उसके साथ ये हो गया, और आगे वो कोई वायलेंस हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करी ढंग से। फिर आई वॉज ब्लेस्ड विद डॉटर, मेरी बेटिया है नंदिनी, अब वो टचवुड 20 साल की हो जाएगी, लॉन्ग हुई जब बच्चों का सोचते हैं। बट आई वुड से वो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। हाथ का तो चलिए, या लेग का, या जो मेडिकल कंडीशंस होती हैं आपकी अपनी बॉडी को लेके आपकी 10 प्रॉब्लम, वो तो एक साइकोलॉजिकल था। बट क्योंकि वो एनसीसी करी हुई थी तो दिमाग में खड़क चली हुई थी कि भैया ठीक है, हाथ ही तो काम नहीं करता, पढ़ाई लिखाई करी हुई है, हम किसी काम के तो होंगे समाज में, कुछ तो होंगे। बस फिर उसके बाद शुरू में मेरे पेरेंट्स ने थोड़ी मेरी हेल्प करी, बिटिया मेरी वही थी। 2005 मैंने माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करा, गुड़गांव मूव करी, जिंदगी की वो सब स्ट्रगल्स करी जो शायद एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से जब गर्ल्स चलती हैं उनको करनी होती है। बट मेजर प्रॉब्लम था मेरा सोशल वर्क। मुझे एक सोशल एक्टिविस्ट था ना अंदर, जो बचपन से था कि भी कहीं कुछ हो गया तो वो नौकरी तो कहीं तेल लेने हम वहाँ खड़े हैं गाड़ी लेके कि क्या हो गया पहले ये बताओ। तो जो आपने डोमेस्टिक वायलेंस की बात करी, तो आपका इसमें मैरिज चलती रही या उसमें कुछ प्रॉब्लम? नहीं, वो प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा आ गई कि भी फिर मेरे लिए मुश्किल हो, क्योंकि फिर मुझे ये लगा कि भी ये मैं इस चीज में बहुत मुझे ऐसा लगता है परमात्मा ने मेल और फीमेल बनाया है और दोनों की एक अपनी अपनी रिस्पेक्ट है, राइट। अगर कोई रिलेशनशिप नहीं चल रहा तो किसी की 99% गलती हो सकती है और किसी की 1% गलती हो सकती है। गलती सबकी होती दोनों साइड की है। मेरी एक गलती, चाहे मेरी डिसेबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी आप जो भी है वो रही, क्योंकि एक इंसान की एक्सपेक्टेशन होती है मेरी बीवी यार रोटी बनाए और मैं नहीं कर सकती थी, तो वो बहुत कुछ रहा, बहुत समय तक रहा। फाइनली आई गिव अप, क्योंकि मुझे लगा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे पता भी नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मेरे को बस ये पता था कि मुझे अपनी और अपनी बेटी को एक अच्छी लाइफ देनी है। मैं गुड़गांव चलेगी। सो यू नीड टू से कि इन दिस होल टाइम यू वर अ सिंगल मदर? यस, विद स्पेशल एबिलिटी, विद माय डॉटर एंड यस विद माय पेरेंट्स ऑफ कोर्स। मतलब आई फील ब्लेस्ड कि भी मेरे मॉम एंड डैड एजुकेशन बैकग्राउंड होने की वजह से मेरी बेटी को जो नींद मिली है शुरुआत की, वो शायद मैं भी नहीं दे सकती थी। आप जानते हैं कि बुजुर्गों का एक अपना ही एक इम्पैक्ट होता है, उनका एक अपना तजुर्बा है बच्चों को हैंडल करने का। हम शायद अभी भी उस तरीके से इमेच्योर होते हैं। बस फिर उसके बाद जॉब करी, और पर फिर एक और बड़ा एक घिनौना सोसाइटी का सामने आया कि भी अगर आपने इंडिया में रहना है, चाहे आप सिंगल फादर हैं चाहे सिंगल मदर है, आपके खुद के रिश्तेदार हैं, आपकी खुद के जो आस पड़ोस वाले आपको जीने नहीं देते। वो वन वे और दी अदर वे, कभी कैरेक्टर असैसिनेशंस होंगे, कभी कुछ होंगे, क्योंकि आप अपने लिए खड़े हैं, आप अपनी औलाद के लिए खड़े हैं। तो देन आई टुक अ कॉल, जहाँ मैं जॉब कर रही थी तो मेरे सीनियर थे, सो मेरे प्रेजेंट हस्बैंड बंगाली हैं। Okay, so that's why you have become from Ramneet to Ramneet as Muktash. Yes. तो उसमें भी ये बात सबसे बड़ी है कि भी मेरी आइडेंटिटी या जो भी रहा, या मेरी जिंदगी जो भी अचीवमेंट्स हैं, उसमें भगवान के आशीर्वाद के अलावा, या मैं कहूँ दोस्तों के इमोशनल सपोर्ट के अलावा, मेरे को और किसी का कोई साथ नहीं था। अगर मैं ये कई बार होता है ना, आप पॉलिटिकल फैमिली से होते हैं, चलो जी आपका इम्पैक्ट हो गया, आप बिजनेसमैन की बेटी हैं जी, तो चलो जी कोई पैसा देना लगाया जी, आपने कुछ कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं था। सो दिल्ली सर्कल में जाके, मतलब चंडीगढ़ से उसके बाद फाइनली गुड़गांव में दिल्ली सर्कल में रहते हुए, राजनीति से लेकर सोशल एक्टिविटी से लेकर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पे न्यूज चैनल्स पे आना, मतलब ये मैं इतने कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानती हूँ कि भी एक वो जो सेल्फ इंसान होता है कि भी हाँ भी अपने बच्चे के लिए कुछ करना और खुद के लिए कुछ करना है। रही स्ट्रगल शायद सबकी सभी तरीके से रहती है, आज चाहे अडानी अंबानी भी उनकी अपनी स्ट्रगल है ना। सो और उस सब में कहीं ना कहीं ये जो एक फीलिंग है कि मैं चंडीगढ़ से हूँ, वो बड़ी स्ट्रांग थी। और उसके कल्चर, वो जिस तरीके से हमारी परवरिश हुई, हम जैसे मर्जी थे, दिल्ली गुड़गांव की छेड़ते भी थे लोग, अरे तुम तो चंडीगढ़ से हो। बट आज मैं प्राउड फील करती हूँ बिकॉज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, आज भी हम जितने मर्जी बड़े हो गए अपने बड़ों का लिहाज रखते हैं, आज भी हम कोई ऊंचा भी बोलते हैं हम वो नहीं करते। वो कल्चर, वो इम्पैक्ट और ना तो और शहरों में मिलता है, और अनफॉर्चुनेटली अब यहाँ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन आ गई है। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु की वो वाली वैल्यू नहीं है, टीचर्स की वो वाली वैल्यू नहीं है, अपने बड़ों की वाली वैल्यू नहीं है। तो बस उसके बाद गुड़गांव, और फिर उसके बाद थोड़ा टाइम जॉब करी। लास्ट प्रोफाइल था रीजनल मैनेजर फॉर अ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंपनी। तो मैम आपने कहा कि इतनी अच्छी पोजीशन पे जॉब करने के बावजूद आपने एक एनजीओ भी बनाया, आपने मोटिवेशनल टॉक्स भी करनी शुरू करी, और एक चीज जो हमें और पता चला कि आपने
विमेंस को एम्पावर करने के लिए एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप भी शुरू की। तो ये सबका कैसा, क्योंकि देखो नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो आदमी स्पेशली एबल्ड है वो अपने लिए खड़ा हो जाए, वही बड़ी बात है, लेकिन आप अपने आप को तो खड़ा करें, लेकिन समाज को भी साथ में खड़ा करें। ये फिर वही बात आ जाती है कि कहीं ना कहीं कहते धाकड़ है। धाकड़ तो चलिए मैं इस टाइटल को रियली एक्सेप्ट करूंगी। कोशिश सिर्फ इतनी थी कि भी इस परमात्मा ने जो जिंदगी दी है, जितनी भी दी है, हमारा एक स्वभाव है, आपने ऐसे बोला ना आप धाकड़ है, आपका मतलब रोग वैसे, क्योंकि वो आर्मी ट्रेनिंग की वजह से, पर अंदर से हमेशा से ये रहा कि पर्पस क्या है जिंदगी का। तो जब कोई मोटिवेशनल लेक्चर्स मिलने शुरू हुए या एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज अ प्रोमिनेंट फैकल्टी मुझे इनवाइट किया। मैं इसमें थोड़ी सी बात कहूँगा कि नॉर्मली हमारे समाज में ये चीज़ है कि लोग ना मार्केट करने के लिए, कि एक एडवर्टीजमेंट के तौर पे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो हमारी एबिलिटीज़ को या स्पेशल एबिलिटीज़ को भी जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो उसको एनकैश करने के लिए चीज़ें करती हैं। तो आपको लगता है कि जिन लोगों ने आपको मोटिवेशन के लिए एक्चुअल में बुलाया, वो सिर्फ इसलिए बुलाया कि आप इस तरह से थी, या आपको लग रहा है कि उन्होंने एक्चुअल में आपकी पर्सनैलिटी को निखारने में कोई हेल्प की? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये वो लोग थे जिनको ये लगता था कि क्या स्पेशली एबल्ड इंसान भी ऐसा दिख सकता है, क्योंकि मैं एक हाथ से करेटा भी चलाती हूँ। ओके राइट, तो वो कोई समझ नहीं पाता, या कोई पढ़ा लिखा इंसान, ये बड़ा टैबू है ये। पर इसमें छोटी सी मैं बात ऐड करना चाहूँगा। आपने कहा कि आप क्रेटा भी चलाती हैं, तो लेकिन इंडिया में इस तरह की डिसेबिलिटी के साथ मेरे ख्याल से लाइसेंस नहीं मिलता। नहीं, ये मिलता है जी, बिल्कुल मिलता है। वो उसके लिए आपको प्रॉपर टेस्ट देना होता है। मेरा पहले ही ड्राइविंग लाइसेंस था। मेरी उस मामले में खैर चंडीगढ़ आर के साथ एक अपनी वो जद्दोजहद चली थी, जिसमें क्योंकि बीइंग ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट एंड एवरीथिंग, तो मुझे आदत थी कि अगर कोई लॉ है तो वो क्या है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है वहाँ पे क्या होता है कि जी ये एक लॉ है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मैंने गाड़ी ली, जैसे भी ली, कुछ जिद ये थी कि बेटी है, कार है, मेरे को डिपेंडेंट नहीं रहना, क्योंकि इट बीन 16 ईयर, 2000 में एक्सीडेंट हुआ था, 2016 में गाड़ी ली मैं, और ये थी कि गाड़ी चलानी भी खुद है। आरएलए में हल्ला ये मच गया कि नहीं जी मॉडिफाइड व्हीकल को हम करते हैं, तो वो मॉडिफाइड नहीं है, उसका रूल ये है कि मॉडिफाइड स्लैश अडॉप्टेड। एनीथिंग, एनी व्हीकल विच इज बीइंग अडॉप्टेड बाय अ स्पेशली एबल्ड पर्सन, उसके ऊपर इनवैलिड कैरेज की आरसी होना या इनवैलिड जो भी कैरेज का लाइसेंस है वो अलाउड है। तो आई ड्रोव एंड मेरी वो 1 महीने चली एंड आई एम क्वाइट थैंकफुल। उस टाइम पे सेक्रेटरीट वगैरह में थे, सेक्रेटरी वगैरह हु लिसन टू मी, डीसी भी उस टाइम पे थे, तो उन्होंने भी काफी वो करा कि नहीं मैम वी विल सी टू इट। मैंने कहा सर ये डिसेबिलिटी आज की नहीं है, 16 साल की है, ये कल ही नहीं हुआ है कि मैं आज आ गई हूँ, ये मेरा हक बनता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भी क्या है। एंड अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उस टाइम पे मेरा केस भी चल रहा था, आई वाज लाइक द फर्स्ट मैरिज वाज अबाउट टू रिजॉल्व, कोई अर्निंग कैपेसिटी नहीं थी, कुछ नहीं था, राइट। अब कहीं लेक्चर पे बुला लिया जी 5000 मिल रहे हैं, पता नहीं अगले महीने आएंगे नहीं आएंगे, और कई बार तो फ्री फंड में बुलाया जाता है, फ्री फंड में बुलाया जाता है। तो तब फिर ये चला, तो उसके बाद से वो दिन है आज का दिन है। तो अभी ये कि अब करते कराते फिर से मेरे नेफ्यू तो हो गया था किसी भी मोटरसाइकिल लेनी है, तो मैंने जावा भी लिया और मैंने इवेंट कैरेज में उसका करना है। कारण कुछ नहीं है, ये कई लॉज हैं जो डिसेबल्ड या स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए हैं और उनको इस बारे में पता नहीं है। हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वो कहते हैं हमने अखबारों में निकाल दिया, हमने फोन्स पे निकाल दिया। एक्चुअली बात वही है ना कि गवर्नमेंट की स्कीम्स या फैसिलिटीज या लॉ बहुत सारे हैं जो लोगों को हेल्प करने के लिए, लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि जो जिन्होंने उसको एनफोर्स करना है कई बार उनको भी नहीं पता होता कि ये लॉज बने हुए। आप एक चीज देखिए, आप जब एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जस्ट बिकॉज मैंने एक जीन्स और कुर्ता डाला हुआ है, मैंने एक डिसेंट से कपड़े डाले हुए हैं, और चलिए जी मैंने गाड़ी कैसे खरीदी जी वो छोड़ दो पहले, लेकिन जब आप टोल टैक्स पे जाते हो तो वो बड़े प्यार से बोलते हैं मैडम 30 रुपए की तो बातें दे दो, इतनी बड़ी गाड़ी लेके चल दो, तो मेरे उस पर भी जिद थी तो मैंने उस पर भी टैग लगवाया। प्रॉब्लम ये है हमारा सिस्टम बहुत कम्बरसम है। होना ये चाहिए कि अगर हमारे आधार कार्ड बन गए हैं, वो आधार कार्ड कहीं ना कहीं रजिस्टर होने चाहिए स्पेशली एबल्ड के अलग से, देयर हैज टू बी सम टैग, ताकि आप जब भी कहीं अप्लाई करो वो फास्टैग आपका इमीडिएटली एक्टिव हो। 99% स्पेशली एबल्ड, अब जो बुजुर्ग हैं या कई बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे होते हैं, मिडिल क्लास वालों के भी बच्चे होते हैं, बट वो फैसिलिटी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जी बाप कमाता है, बाप तो कमाता है, बच्चे का क्या। तो मैंने वो सारी चीजें देखी, तब फिर मेरा जो सोशल वर्क वाला था, फिर कहीं ना कहीं फिर मैं ह्यूमन राइट्स
की तरफ को मूव करी अपने खुद की पर्सनल एक्सपीरियंसेस की वजह से, कि जो चीजें शायद मैं अपने खुद के लिए उस ढंग से नहीं कर पाई, मैंने करी, पर वो मुझे बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी ताकि बाकियों को उसके लिए बाकियों को उस चीज में मतलब प्रॉब्लम ना है। तो अभी भी है, गुड़गांव से, राजस्थान से मेरे पास आज भी कॉल्स आते हैं। अभी कल परसों में कॉल आई थी, वो दे वांट टू नो कि मैम हमारा ये केस है जी, क्या पॉसिबिलिटीज है उस ढंग से। तो नेक्स्ट मैम हम बात करना चाहेंगे आपके सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। इसमें किस तरह से आप लोगों को इकट्ठा कर रही हैं, या लोगों को कैसे आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना सिखा रही हैं, थोड़ा सा उसके बारे में। तो हमारे साथ एक लेडी जुड़ी, हमने उनसे बातचीत करी, हमें पता लगा कि भी वो उनके पास एक कॉन्सेप्ट है जिसमें राखी बनाना सिखाती हैं इनको, जो ये हैं मेड्स को, दोनों में जो लड़कियां हैं। अब राखी का त्योहार है, पैसा उसमें अच्छा बनता है, तो मैंने उसमें पूरी रिसर्च करी। तो मुरादाबाद में कोई थे जिनसे हमने कैंडल्स मंगवाई, वो सिंपल कैंडल मंगवा के फिर हम उनको डेकोरेशन का काम देते थे। देन फिर हमारा बैनर था एक रणनीत दास मुखर्जी के नाम से और एक हाई हेल्पिंग इंडिया ट्रस्ट के नाम से। इसके अंडर हमने प्रगति मैदान में पहले तो पेंटिंग बेची, कपड़ा बेचा, फुलकारी के बारे में आपने सुना होगा पंजाब की, तो हमने एक पूरा हमने एक लॉट उठाया था जिसमें जो विडोज थी वो फुलकारी को बनाती थी। कंसेप्ट क्या था कि लोगों तक कम, मतलब प्रॉफिट तो जीरो ही जीरो प्रॉफिट था हमारा, कुछ ये नहीं, हमें तो था कि भी सिंपल एक उनकी किसी ढंग से हेल्प हो, जो डायरेक्ट हेल्प जाए। अनफॉर्चुनेटली क्या है, फुलकारी हो या कोई भी चीज हो, हर जगह से हमेशा कोई एक कारीगर प्रोमिनेंट बनता है, फिर वो सबका ठेकेदार बन जाता है, फिर वो बहुत कमाता है, लेकिन जो बाकी कारीगर होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो हमने क्या किया कि भी हमने मधुबनी पेंटिंग्स होगी, आपकी कैंडल आर्ट होगी, देन फिर हमने करा ज्वेलरी का, कांगड़ा ज्वेलरी। मतलब बेसिकली हम इसको इस तरह से ले सकते हैं, जो हमारे कल्चर में ऑलरेडी जो आर्ट चल रहा है, लेकिन उस आर्ट को प्रॉपर्ली वो आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो आप वो प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहे हैं। या अब जैसे मैं गुड़गांव में बीएनआई की लॉन्च एम्बेसडर थी उस टाइम पे, तो गुड़गांव में, तो वहाँ पे मैं इसी बैनर के अंडर हमने कांगड़ा से स्पेसिफिकली मंगवा के भी गॉट दोज ना, मतलब ज्वेलरी थी प्रॉपर, जिसमें हाँ सिल्वर वाइट से, राइट, वो हम उसको मतलब कांथा आर्ट के भी हमने शॉल्स बनाए। फिर हमने मधुबनी पेंटिंग्स हमने कपड़े पे ऊपर करवा के, देन वी गॉट द कांगड़ा पेंटिंग्स आल्सो, कृष्णा की और उसकी, उनके डिफरेंसेस थे। फिर बीच में हमने इवन ये तक करा कि जब कहीं कोई अब्रॉड की भी अपॉर्चुनिटी मिली तो हम उनको सिंपल पेपर पे लेके गए टू प्रमोट, टू शो द पीपल कि ये चीज है। अकेला इसमें बिजनेस मोटिव नहीं था, मोटिव ये था कल्चर को लोगों तक पहुंचाना, नॉलेज, कल्चर भी पहुंचे। और दूसरा साथ में मैं इसको इस तरह से भी देखना चाहूंगा कि कल्चर के साथ साथ आपने कहीं ना कहीं उन आर्टिस्ट की फाइनेंशियली भी हेल्प करी और उनको एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करने की कोशिश की, क्योंकि हमारा काम ये होता था कि हमने उनसे डायरेक्ट ऑर्डर किया, हम पहले ही परचेजिंग कर लेते थे, ये नहीं कि वो सेल ऑफ होगा तो हम पैसे देंगे। हाँ, नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि आर्टिस्ट का सामान उठा लेते हैं कि बिक गया तो भाई पैसे दे देंगे, नहीं तो आपका सामान वापस। फिर उस पे हमने आगे एक और कुछ थीम था, बट फिर देन ये कोरोना और ये सब एपिसोड हुए, वो चीज को हट लग गया। फिर उस टाइम पे फिर आई मूव बैक टू चंडीगढ़, क्योंकि बेटिया मेरी शिमला पढ़ रही थी, हम यहाँ आए फिर यहीं रह गए। तो इसमें ये भी हमारी नॉलेज में है कि आप कोविड में भी नहीं रुकी, जब लोग नॉर्मली लोग अपने घर में बैठ गए थे कि हम अपने घर में बैठे हैं, आपने फिर एक चैलेंज लिया, आपने चंडीगढ़ पुलिस के साथ मिलकर कोरोना में बहुत एक्टिविटीज करी। हाँ, मुझे हर सभी लोगों के अपने अपने वैसे ओपिनियन थी इस बारे में। कईयों ने मुझे ये भी कहा कि जी पुलिस वालों को क्यों, जर्नलिस्ट को कीजिए, हॉस्पिटल में जो लोग काम करते हैं उनको कीजिए, पुलिस वालों को क्यों। तो मेरा सबको एक ही जवाब था, मैं कहा पुलिस की तो वर्दी बाद में, पहले वो ह्यूमन बीइंग्स हैं और वो फ्रंट लाइनर्स हैं। तो जहाँ मैंने हेडक्वार्टर्स पे कुछ सामान वैसे डोनेट किया जो इनका प्रोसेस था, तो मैंने थोड़ी सी शरारत भी करी, और मैं एक्सेप्ट करना चाहूंगी कि मैंने अपनी क्रेटा गाड़ी में सैनिटाइजर्स, जूसेस, बिस्किट्स सब डाल के कोरोना काल में ये जो पूरा आपका नेशनल हाईवे है उस पर आई यूज्ड टू ड्राइव। तो जितने बैरिकेड्स पे हमारे पुलिस वाले होते थे, तो हमने उस टाइम पे उनको यूं करके ऐसे पूरे लो जी, एंड उन्होंने शर्म हमारे कार्ड लिए कि मैम प्लीज आप देख जाओ, क्योंकि होता क्या डिपार्टमेंट का तो अपना प्रोसीजर है, पर जो वहाँ फील्ड में काम कर रहा है उसके पास एक चीज खत्म हो गई। इतनी सारी गाड़ियां जा रही हैं कोरोना में, हम कह रहे हैं डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, हम सब चीजें कह रहे हैं। आज आप और मैं घर में बैठे, मेरे घर के एंट्रेंस में भी आपको पहले सैनिटाइजर मिला, एक हमारा बेसिक प्रोटोकॉल हो गया ना। पहले तो ये वो गुलाब जल होता था, यही रह गया इनवाइट के लिए। सो तब मैडम जगदामरी थे, तो शी वाज लाइक कि भी मैम ठीक है आप सामान दे दीजिए, बट मुझे फिर वही कीड़ा, मेरे को जानना था कि वो पुलिस वालों तक पहुंचा नहीं पहुंचा। मैम ये सब कुछ तो हुआ,
आपने कोविड में लोगों की हेल्प करी, आपने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप किया। अब हमारा जो खास मकसद जो आपसे मिलने का, जो हमें अट्रैक्ट करके लाया आपकी तरफ, जो आपको यूनाइटेड नेशंस ने अवार्ड दिया, हम वो जानना चाहेंगे कि वो आपको किस उपलब्धि के लिए मिला, क्योंकि अभी तक तो हमें लगा कि ये भी कम उपलब्धियां नहीं है, लेकिन शायद इससे भी कुछ ऊपर आपने किया होगा जिसके लिए आपको यूनाइटेड नेशंस ने अवार्ड दिया। ऑनेस्टली मेरे सबसे बड़ा सरप्राइज तब था 2013 में उत्तराखंड केदारनाथ ट्रेजिडी हुई। उससे मन में यही बात थी कि बहुत लोगों के हुआ, मतलब लोगों ने कहा कि जब हम काम करेंगे, जब इकट्ठे होने की बारी हो जाए ना। तो उस टाइम फिर, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक रिलीजियस इंसान हूँ, थोड़ा बोलूँगी ज़्यादा नहीं, थोड़ा हूँ, तो बड़ा था कि नहीं यार मुझे जाना है। तो उस टाइम मेरी बेटी की भी, आप अगर आज 20 के आप लगा दे, 2013 की हम बात कर रहे हैं, तो शी वाज हार्डली एक 12 तो मैंने सिर्फ 5 मिनट का बोलते पति को बोला कि मैं आई, अर्टिगा गाड़ी ली, हमारे एक और कोई साथ में थे जो करना चाहते थे, वो ट्रक लोड लिया हमने। उस टाइम बहुगुणा जी के पीए थे, उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प करी, मैंने उनको लेटर लिखा, उन्होंने हमें अलाउ किया। तो हम पूरा फुल ट्रक लोड लेकर मेडिसिन, सारा जो भी एक ड्राई मिल्क, हर जो खाने पीने की चीज़ें जो उस बाढ़ के पानी में उनको हेल्प कर सकता था, और कई मतलब छतरियाँ, बच्चों के लिए बैग्स, एवरीथिंग। फिर हमने एक चैनल भी सेट कर दिया बाहर के कुछ लोगों के साथ, जिसमें डायरेक्टली पैसा बाहर से आना था पटवारी के पास, पटवारी लड़कियों की अटेंडेंस चेक करती, क्योंकि उसमें ना उस हादसे में मेल्स बहुत दुनिया से चले गए और बीवियां पीछे रह गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत हुई। हमने एक्चुअली उसके बाद रुद्रपुर बेड से वी कलेक्टेड मोर देन 60 रेप विक्टिम्स। तो ये सब जब हुआ, जब मैं वापस आई, तब मुझे पता लगा कि जी मैं फर्स्ट एंड ओनली स्पेशली एबल्ड वुमन थी हु वेंट टू उत्तराखंड ड्यूरिंग कैलेमिटी। जब सारी दुनिया बाहर आ रही थी, हम लोग अंदर गए, 7 दिन हमने वहां लगाए, चंद्रापुरी बेल्ट में नीचे गए, गुप्तकाशी वर्ग वाला जो पूरा एरिया है, कई इवन ऐसे पुलिस वाले थे जिनके बच्चे वहां ऊपर फंसे हुए थे स्कूलों में, वो अपने बच्चों को नहीं सामान पहुंचा पा रहे थे, तो हमने चंद्रापुरी जाके वहां से लड़कों की ड्यूटी लगाई, उनको वहां आगे पहुंचाया सामान देके। दैट्स व्हाट वी डिड। सबके फैमिलीज के हिसाब से, मतलब मेल फीमेल बर्तन वगैरह सब बना के हमने करे। तो जब वापस आए तो ये पता लगा, फिर सबसे पहला मेरे लिए एपिसोड था, उस टाइम पे उपराष्ट्रपति होते थे हम अंसारी जी। सो आई एम नॉट गोना बी रिलीजियस, मतलब मैं सिंपली बात करूंगी कि अभी वो एक चेयर थी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, उन्होंने अपने यहाँ एक काइंड ऑफ लंच डिनर ऑर्गेनाइज किया था उन लोगों के लिए जिन्होंने इस टाइम पे काम किया। तो हमारी जानने वाली थी CISO, उन्होंने मेरा नाम जी बताया कि भी ऐसे करके एक लेडी है जो होके आई है, तब उन्होंने मुझे वहां बुलाकर अप्रिशिएट किया हामिद अंसारी जी ने, एंड ही वाज टोटली शॉक्ड जब उन्होंने मेरा हाथ, क्योंकि किसी ने हमको ये नहीं बता रहा कि ऐसे है जैसे। फिर उसके बाद मेरे कुछ लेक्चर्स हुए, विजन वुमन ईयर अवार्ड मिला, फिर हमने जंतर मंतर पे वी डिड दिस पीस असेंबली, जब निर्भया कांड उस टाइम पे हमने वी कलेक्टेड मोर देन 60 रेप विक्टिम्स। मेरे को बहुत लोगों ने कहा जी आपने कैंडल मार्च नहीं करा। मैंने कहा मेरा पर्पस कैंडल मार्च नहीं है, जो ट्रॉमा हुआ है उस फैमिली को काउंसलिंग की जरूरत है, वो अपनी उस बच्ची को संभाले। क्योंकि हमारे समाज में नॉर्मली है कि कोई भी हादसा हो जाए, हम लोग एक कैंडल मार्च निकालने के बाद अपनी रिस्पांसिबिलिटी खत्म हो मैंने कहा क्या वो सब करने का आपने ये जानना जरूरी समझा कि जिसके साथ हादसा हुआ अब वो कैसी है। सो वी हैड सम विजन, तो हमने अपनी तरफ से उन चीज़ों पे बात करी, कोशिश करी कुछ चीज़ें इनिशिएट करने की, बट एज हमारा थोड़ा गवर्नमेंट सिस्टम है, कुछ चीज़ें हुई और कुछ चीज़ें नहीं हुई। बट फिर भी अब इन सब में मुझे बीच बीच में जैसे जैसे लोगों को मेरे प्रोफाइल का पता लगा, क्योंकि मैंने कभी देखिए अपना प्रोफाइल प्रमोट नहीं करा जैसे लोग करते हैं, मैंने नहीं किया, और मुझे इस चीज़ के लिए सुनाया भी किया कि आपने इतना कुछ किया हुआ बट नोबडी नोज अबाउट इट, इवन चंडीगढ़ जस्ट डोंट नो अबाउट कि सब चंडीगढ़ हैज डन इट। इसलिए हम आपके पास आए हैं कि आप अपने शहर को पता चलना चाहिए कि हमारी बेटी यहाँ तक ये कुछ कर रही है और हमें ही नहीं पता। सो उस टाइम पर फिर मेरा नाम फिर से रिकमेंड किया गया, क्योंकि नॉमिनेशंस जाते हैं। सो रेक्स करमवीर अवार्ड था, यूनाइटेड नेशंस द रिकॉग्नाइज्ड, एंड प्रॉपर इंटरव्यूज हुए, सब कुछ हुआ, एंड देन दे सॉ माय प्रोफाइल, फाइनली आई गॉट शॉर्टलिस्टेड। इस ढंग से मुझे उसमें नॉमिनेशन मेरा एज अ रिकमेंडेशन एंड एज एन अवार्डी आई वाज सिलेक्टेड। फिर वहीं तक कहानी नहीं रुकी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है UN अवार्ड तो ठीक है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मतलब मैं शायद इससे भी ज़्यादा आई वांट टू बी मे बी टॉप 100 मोटिवेशनल स्पीकर्स ऑफ द वर्ल्ड वन डे। लेकिन हंसी इस बात पे आती है कि मेरा अपना शहर नहीं जानता मेरे बारे में। चंडीगढ़ ट्रिब्यून में मेरा आया जब मुझे ये आप देख लोगे वुमेन लीडरशिप अवार्ड मिला। ये नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन जो दिल्ली में है हमारी बॉडी, उन्होंने 500 प्रोफाइल मंगवाए थे ऑल ओवर इंडिया से, उसमें से सिर्फ 5 फीमेल्स को ये दिया गया, एंड मैं उसमें से एक ड्रेस थी।
तो रमनीत, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, आपको यूनाइटेड नेशंस का अवार्ड मिला, ह्यूमन राइट्स के अवार्ड मिले। अभी आजकल हमारा जो हम ये साल चल रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, हम 75 साल आज़ादी के अपने मनाएंगे 15 अगस्त को। तो आप जैसी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको सरकार ढूंढ ढूंढ के बाहर ला रही है, क्योंकि इस गवर्नमेंट की मैं एक तारीफ करना चाहूँगा कि इन्होंने अभी तक जितने भी पद्मश्री अवार्ड से जितने भी अवार्ड्स बांटे, एक्चुअल में उन लोगों को बांटे गए हैं जिन्होंने आपके जैसे जो छुपे हुए लोग हैं, जिन्होंने काम करा लेकिन कहीं पे भी बाहर नहीं है। तो ये गवर्नमेंट एटलीस्ट उन लोगों को वहाँ से ढूंढ के ला रही है जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं। तो हम कहीं ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमारे शहर को आपके थ्रू कुछ एक नया उपलब्धि मिलने वाली है? जी देखिए, ऐसा है, अभी एक डॉक्टर सरोजिनी नायडू अवार्ड है जिसके लिए मेरा नाम नॉमिनेट किया गया। अब आगे ये मिलता है नहीं मिलता मैं नहीं जानती, क्योंकि ये तो जो उनकी कमेटी है वही बताएगी whether they find me suitable or eligible for that one or not। पर मुझे लगता है कि भी उपलब्धियां अपनी जगह है। मुझे लगता है उपलब्धियों से ज़्यादा जरूरी है कि एक इंसान होने के नाते हमारे जो कर्म हैं और जो हमें अपने इस समाज को देना है और वो करते रहें। बाकी तो परमात्मा बैठा है, वो आगे अपना काम करता है, हम अपना कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ अवार्ड्स और ये सब चीज़ें आपका व्यक्तित्व डिफाइन नहीं करती। असलियत ये है कि भी आप जो एक सोच लेके चल रहे हैं, जो एक मुद्दा लेके चल रहे हैं, उसके साथ तो हमारी आपके लिए उसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं कि आपको ये अवार्ड मिले। अब चलते चलते मैं आपसे एक लास्ट प्रश्न पूछूंगा, उस पर हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। आप हमारे युवाओं को या खास करके हमारी फीमेल्स को आप क्या टिप देना चाहेंगे कि वो अपने आप में सशक्त बने, अपने आप को वो प्रमोट करना शुरू करें? क्योंकि आप बहुत बड़ी एग्जांपल हैं कि स्पेशली एबल्ड होने के बावजूद आपने इतना कुछ किया। और हम आजकल देखते हैं कि बच्चे थोड़े से नंबर कम आ गए, या बच्चे में कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, या नौकरी चली गई, बच्चे अपने आप को डिप्रेशन में इतना डाल देते हैं कि सब कुछ छोड़ के जैसे उनके लिए दुनिया खत्म ही हो जाती है। तो आप क्या एक टिप देना चाहेंगी कि मैं फिर वही वर्ड बार बार यूज करना चाह रहा हूँ कि लोग धाकड़ कैसे बने? क्योंकि आज का जो समाज है ना हमारा, जैसे आपने कहा कि लोग त्रासदी में भी अवसर ढूंढते हैं। जैसे उत्तराखंड में इतना कांड हुआ तो हमें आपसे पता चल रहा है वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिक भी हुई, रेप्स भी हुए, सब कुछ हुआ, और हमारे समाज में सब कुछ हो रहा है। तो हमारे बच्चों को अब धाकड़ बनना कैसे सिखाएंगे, क्योंकि ये आज की डेट में बहुत जरूरी है। देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारे बच्चे आज की डेट में ना, उनका कोई रोल मॉडल नहीं है। कुछ जो ये फोन्स हैं, देखिए हमने अपने बच्चों के हाथ में हथियार दे दिए। फोन एक हथियार है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना नहीं बताया। हम आपको बंदूक दे दिया, आपने किसी का कत्ल करना है, बच्चे का जैसी सोचो वैसे इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरे लिए, मैं तो सिर्फ ये संदेश देना चाहूंगी, जिंदगी भगवान ने दी है, और कहते हैं कि भी पता नहीं कितनी सारी योनियों के बाद एक इंसान का रूप मिलता है। तो जरूरी नहीं है कि आप कहाँ से आते हैं, जरूरी नहीं है आप अमीर खानदान से या गरीब खानदान से। सबसे जरूरी है कि क्या आप में इंसानियत है, क्या कोई जो दूसरा जब कभी दुखी है या हर्ट है, क्या आपका दिल दुखता है? अगर ये चीजें आप याद रखेंगे ना, तो आपको अपना दुख बहुत कम लगेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप जिंदगी में अगर तरक्की करना चाहते हैं तो हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहें, हमेशा हम्बलनेस में रहें। अब ग्रेटिट्यूड हम्बलनेस किस बात का? सुबह उठने का, भगवान जी का थैंक यू करने का कि भैया सांसें चल रही हैं, आज हमारी घड़ी की टिक 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 नहीं रुकी। कोरोना काल में बहुत से परिवार खत्म हो गए, लेकिन आज भी आप जिंदा हैं, आपकी फैमिली स्वस्थ है, मस्त है, ठीक है, चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। बट बजाय हम अपने देश को गालियां निकालें, बजाय हम सरकार को गाली निकालें, बजाय हम वो करें, हम पहले खुद को देख लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप 1 रुपए का करेंगे, मैं 1 रुपए का करूंगी, 2 रुपए हो जाएगा, पर होगा तो सही। हम क्यों वेट करेंगे कोई और ये सब चीज? तो इस संदेश के साथ मैं बस इतना कहूंगी, अपने आप में बिलीव रखें, आप खुद अपने आप में यूनिवर्स हैं, आप इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं, और आपसे ज्यादा बेस्ट आपके लिए और कोई नहीं है। भगवान ने अगर आपको बनाया है तो आपका इस दुनिया में कोई ना कोई आने का पर्पस है, उस पर्पस को ढूंढिए। ये सब जिंदगी का हिस्सा है, पढ़ना लिखना, सक्सेस फेलियर, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी सांसें। अगर आप इनके लिए, उस भगवान के लिए शुक्रगुजार हैं, तो उनकी वैल्यू करें, इस जिंदगी की वैल्यू करें, और ढूंढें कि भी अपने माँ बाप, अपने खुद के भाई बहन के अलावा जो बाकी अर्थलिंग्स है, मेरा वर्ड है अर्थलिंग्स, मेरे को तो यही लगता है कि भी हम सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप, मैं हूँ और मैं आप हूँ, हम एक ही किसी अणु से बने हैं ना, अगर साइंस जो हमें पढ़ाई जाती थी। तो ऐसा है, फोन थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़ा नेचर के साथ ज्यादा वक्त बिताएं, कुछ पहाड़ों में जाएं, और जहां कहीं किसी और को गंदगी करते देखें उन्हें गंदगी करने से रोकें, और खुद भी बचें।
यही बच्चे हैं हमारे जो बाहर मुल्क में जाके कोई गंद नहीं डालते, जी। और यहाँ भी पहाड़ों में देखो गए होंगे, क्या हाल हुआ होगा सोच नहीं सकते। वो कहते हैं ना कि पैसेंजर वही है, जब वो एयरपोर्ट पे जाता बड़ा सिविलाइज हो जाता है, बस स्टैंड पे जा रहा होता तो धक्के मार रहा होता है। तो हम वही इंसान हैं। तो थोड़ा सा मैं मानती हूँ माहौल ऐसा है, हम सारे बहुत स्ट्रेस्ड अप हैं, छोटी छोटी बातों पे हम अपमानित महसूस करते हैं, छोटी छोटी बातों पे हम स्ट्रेस्ड फील करते हैं। बात इतनी बड़ी नहीं, बस मोमेंट की बात है, जिस मोमेंट जो बात होगी उसको वहीं खत्म करें और आगे बढ़ें, और बस ये सोचें कि मैं इसी बात पे खुश हूँ कि मैं दुनिया को देख पा रहा हूँ। कितने लोग हैं अंधे हैं, बेचारे ब्लाइंड हैं, उन्होंने देखा ही नहीं कितने रंग होते हैं, हम वो देख रहे हैं। कितने हैं जिनकी सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है, हम सुन पा रहे हैं, हम म्यूजिक को सुनते हैं, संगीत को सुनते हैं। तो अब ये जो स्नैक्स की हम बात करें, खाइए, जरूर खाइए, मैं खुद थोड़ी चटोरी गोलगप्पे वगैरह सब खाती हूँ, बट हाँ थोड़ा कम खाइए, जैसा अन्न वैसा मन। तो ये संदेश देना चाहूंगी, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, पता नहीं कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, बट जितनी भी है ना उसको ठाकर बन के जिए, वही जरूरत है। तो रमनीत, बहुत मजा आया आपसे बात करते हुए। एक्चुअल में जिस पर्पस के साथ या जो चीजें हम अपने दिमाग में लेकर इस इंटरव्यू को करने के लिए आए थे, मैं ये कहूंगा कि हम शायद 99% वहां तक पहुंच पाए हैं। जो हमारे मन में विचार थे आपके बारे में या आपका जो हमारे पास जो प्रोफाइल पहुंचा था, उन सब बातों को पढ़ने के बाद जो हमने एक इमेज आपके लिए क्रिएट करी थी, तो मुझे लगता है कि हम उस इमेज में आपको उसी तरह से हमने आपको पाया, और शायद हमारे दर्शकों को भी आपका वही रूप देखने को मिला है। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि अगर रमनीत सब कुछ कर सकती हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। इसको प्रेरणा मानिए, इसको अपना आइडल मानिए, या इसको जिंदगी का मूल मंत्र मानिए कि आदमी का सांसों का चलना ही अपने आप में सबसे बड़ी नेमत है। अगर आपकी सांसें चल रही हैं तो समझिए सब कुछ चल रहा है। जिस दिन ये सांसें रुक जाएंगी उस दिन सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा। तो इसलिए ज्यादा जिंदगी में मत सोचिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ इस तरह की पर्सनैलिटी से मिलने के लिए। उम्मीद करता हूं आज का एपिसोड आपके लिए कुछ ना कुछ प्रेरणा का काम जरूर करेगा। अगली बार हम आपको किसी और पर्सनैलिटी से मिलवाएंगे। तब तक के लिए हमारी तरफ से नमस्कार। रमनीत जी, आपका नमस्कार।